अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हराइट 8। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पनामा लीक्स और वज़ीर आज़म के खानदान की हिकमत अमली। नाज़रीन, उस सेगमेंट में हमारे साथ होंगे जुबैर साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पाकिस्तान के। उसके बाद हम बात करेंगे पनामा लीक्स, सुप्रीम कोर्ट पर सवालात। नाज़रीन, उस सेगमेंट में हमारे से बात करेंगे जस्टिस वजूद्दीन साहब रिटायर्ड, और बात करेंगे बाबर अवान साहब। उसके बाद हम बात करेंगे गडानी पर, जिस पे कल बात करनी थी। गडानी के हवाले से हम ये बात जरूर कहेंगे, अपना कमेंट, ये तो होना ही था। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब हैं, मिनिस्टर हैं, लीडर हैं PMLN के। वेलकम टू द प्रोग्राम जुबैर साहब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जुबैर साहब, जो नवंबर 2 को ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह कहा गया था कि TORs जमा करवाए जाएं सुप्रीम कोर्ट को, और उसके बाद 4 तारीख को भी जब सुप्रीम कोर्ट बैठा, आप लोगों की तरफ से TORs नहीं आया था। ये कहा गया 4 तारीख की शाम को TORs दें। आपने यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने TORs जमा किए हैं, उनके जो वकील हैं वे, या नहीं? मेरा ख्याल है थोड़ा सा डेट्स आप मिक्सअप कर रही हैं। 1 तारीख को ऑर्डर आया था, फिर उसके बाद जो हियरिंग हुई थी वो 3 तारीख को हियरिंग हुई थी, जुमेरात को, और अब वो हियरिंग होगी 7 तारीख को। बिल्कुल वो TORs और जो रिस्पॉन्सेज थे उनके 2 बेटों के, वो कल सुबह जमा करा दिए जाएंगे। TORs की बात करें, TORs जमा करवाएं या नहीं जी? मैं कह रहा हूँ ना कि कल सुबह जमा करवा देंगे। पीर को कल हियरिंग है पाकिस्तान में, तो वो TORs जमा करवा देंगे। अच्छा, और TORs बाय द वे इज नॉट अ TORs कंडीशन नहीं है। TORs का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा था कि अगर आप जमा करवाना चाहते हैं तो करवा दीजिए, अदरवाइज हम खुद बना लेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये ज़्यादा अच्छा है कि दोनों पार्टीज अपने अपने TORs जमा करा दें, और उसमें से सुप्रीम कोर्ट अगर समझेगा कि ये मीनिंगफुल है, दोनों को कंबाइन करके जो भी वो समझ। जी हाँ, बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। ये 1 तारीख के ऑर्डर में यही था, तो आप कह रहे हैं कि कल आप TORs जमा करवा देंगे। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कल आप अच्छा ये बताइएगा कि जो गार्डियन की स्टोरी आई थी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, अप्रैल में गार्डियन की स्टोरी आई थी जिसमें कहा था कि 2 ऑफशोर कंपनीज के साथ साथ एक तीसरी का नाम भी लिया गया था। क्या उस गार्डियन की स्टोरी के हवाले से कोई रिबटल आया था प्राइम मिनिस्टर के खानदान की तरफ से, या कि लीगल नोटिस को भेजा गया कि उन्होंने कहा मरियम नवाज साहिबा की एक तीसरी कंपनी भी है, ऑफशोर कंपनी? मेरा नहीं जी, मुझे नहीं याद है कि रिबटल भेजा गया था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गार्डियन ने अप्रैल में भेजा था। नसीम, बात यह है कि अगर हुकूमत ये काम करना शुरू हो जाए तो हर रोज एक चैनल को और एक पब्लिकेशन को रिबटल जा रहा होगा। नहीं जी, ये थोड़ा सा मुश्किल। चैनल की बात नहीं है, नहीं चैनल की बात नहीं, हम तो बात कर रहे हैं चैनल की भी है ना। नहीं, चैनल ही, दैट्स द गार्डियन न्यूज़पेपर। और जी नहीं जुबैर साहब, ये बात है कि आप सही फरमा रहे हैं कि हुकूमत को ये और भी काम है, लेकिन आप जानते हैं कि आप भी यहाँ तशरीफ रख रहे हैं, और भी मिनिस्टर्स हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज पनामा लीक्स के हवाले से गवर्नमेंट ही के मिनिस्टर्स कर रहे होते हैं रोजाना। लेकिन ये बताइएगा कि गार्डियन का जो था कि तीसरी कंपनी, ऑफशोर कंपनी, तो जब सवाल उठता है तो जाहिर है, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ नोटिस दे दिया, मरियम उस हवाले से कि फ्रंट मैन है उनका कोई, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि गलत कहा नईमुल हक साहब ने, इसलिए उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया। उसी हम हवाले से कह रहे हैं कि गार्डियन अखबार को आप फरमा रहे हैं कि आपके इल्म में नहीं कि नोटिस भेजा गया, जो उन्होंने कहा था कि तीसरी ऑफशोर कंपनी का नाम दिया था।
नसीम, हर एक का अपना अपना होता है। ये जो नईम उल हक के खिलाफ जो नोटिस दिया था, इसमें जो डिसीजन लेने वालों में सबसे सरफहरिस्त मैं खुद था, और मैंने ये कहा था उधर ही बैठ के कि ये दिस कांट गो ऑन। क्योंकि एक ये भी होता है नसीम कि अगर बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो फिर आप एक फ़ैसला करते हैं और उसमें भी ओपिनियन फिर डिफ़र करता है कि नहीं नहीं छोड़ें यार, इसमें क्यों पढ़ रहे हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि अगर अभी एक नोटिस दे दिया जाए तो आइंदा कोई बात करते हुए थोड़ा सा डरेगा। जहाँ तक गार्डियन की स्टोरी का ताल्लुक है ना नसीम, वो बिल्कुल रबिश स्टोरी है, और मैं इसलिए उस पर इतने डिटेल में नहीं जाऊँगा कि चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट में अब सब कुछ सामने आ जाएगा, तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट में केस ना चल रहा होता तो वो एक वजाहत इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप मेरे से सवाल कर रही हैं, बिल्कुल रबिश है और वो सामने सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो टीओआरस का इसलिए बार बार पूछ रहे हैं कि टीओआरस के हवाले से एक सवाल उठ गया है। पीपल्स पार्टी ने जैसे बड़ी क्लियरली कहा कि टीओआरस बनाना जो है वो पार्लियामान का जो हक है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि बार में भी ये सवाल उठ रहा है। मैं क्या ये समझूं कि जहां तक पीएम के खानदान का ताल्लुक है, पीएम का ताल्लुक है, वो इस बात पर बरकरार हैं कि टीओआरस बनाना और कमीशन बनाना ये दोनों सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा बेंच है उसका ये हक है, उसकी अथॉरिटी है। एब्सोल्युटली सही आप ने कहा। देखें, उसमें दो चीज़ें थीं। जब वो केस एक्सेप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने, तो हमारे लिए एक ऐसा मौका था जिसकी हम खुद तलाश में थे, प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के हवाले से और हुकूमत के हवाले से। ज़ाहिर है हुकूमत भी तो टार्निश होती है अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं। तो हम तो एक अपॉर्चुनिटी, चूँकि एक चीज़ होती है नसीम के पीटीआई या पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ था, हमारा अपना मौक़िफ़ था, अब उसको कैसे दूर किया जाए। जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई तो तरीक़ेकार डिफाइंड है ना, और उसके लिए जब ये पिटीशन एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उस दिन विद इन 1 आवर प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया। फिर उसके बाद आगे बढ़ के जो एक राइट होता है एक क्लाइंट का, और जो रेयरली कोई राइट गिव अप करता है, वो होता है एडमिसिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज न करना। जो आप अभी बात कर रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर भी सकता है केस या नहीं कर सकता। हमारे लॉयर्स ने स्ट्रांगली एडवाइस किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम बिल्कुल ऐसा कोई रास्ता नहीं लेना चाहते जिसमें ऐसा महसूस हो कि हम इधर से निकलना चाहते हैं या हम। आपने क्या फरमाया? अहम बात कर रहे हैं आप। क्या आपने फरमाया कि आपके लॉयर्स ने क्या स्ट्रांगली रिकमेंड किया था? उन्होंने ये कहा था कि जी हम इसको मेंटेनेबिलिटी पर और एडमिसिबिलिटी पर चैलेंज करेंगे। द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग कि क्या हमें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को तस्लीम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, जो आप बार्स के हवाले से और कुछ लॉयर्स और एतजाज़ एहसन के हवाले से बात कर रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि जी हम इन झगड़ों में नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करते हैं। वो चीफ जस्टिस और बेंच है, वो सबसे अच्छा कानून की इंटरप्रिटेशन जानते हैं। अगर वो समझते हैं कि वे फॉरवर्ड है उनके पास, चाहे वो कमीशन बना के चाहे जैसे भी है, वी विल सबमिट इट टू देम। और वो जैसे भी, और हम समझते भी हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं इंटरप्रेट कर सकता और समझ सकता कानून को, तो फिर और तो किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। जी बिल्कुल, यही चीज लिख के प्राइम मिनिस्टर के खानदान की तरफ से आपके लॉयर ने November 1 को दी थी, सबमिट की थी कि हम जो अथॉरिटी है वो मानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हनीफ अब्बासी साहब PMLN के एक सरकर्दा हैं, लीडर पिंडी के, उन्होंने एक पिटीशन दायर किया और उन्होंने इसकी दरख्वास्त की है कि जो पिटीशन है वो कल यही बेंच सुने, इमरान खान साहब के हवाले से और जहांगीर तरीन के हवाले से, और अकरम शेख साहब उसके लॉयर हैं। तो हम क्या समझें कि ये एक टैक्टिक है कि केस को जो बेंच है उसकी तवज्जो पनामा लीग से हटा के किसी और तरफ लेके जाए? नहीं, देखेंगे तो हर एक का अपना राइट है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने जो बेंच है जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस, मेरा ख्याल है अगर आपने फॉलो की हो प्रोसीडिंग्स, वो बहुत स्पीड से चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसका सल्यूशन जल्द से जल्द हो, सालों में नहीं, महीनों में नहीं, चंद हफ्तों में हो, और ऐसा ही महसूस हो रहा है। लेकिन
हम ये भी समझते हैं साथ उसको वो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी इमरान, आप जब आप ऑफशोर कंपनीज की बात कर रहे हैं और आप हुसैन नवाज की बात कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बड़े लीडर तो इमरान खान है, और इमरान खान तो नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं, और ऑफशोर कंपनी के हवाले से सीरियस सवालात उनके लिए भी उठते हैं। यहाँ के मीडिया ने बिल्कुल भी उस पर फोकस ही नहीं किया। लेकिन जुबैर साहब जी, जुबैर साहब आप भी मौजूद थे कोर्ट में, और कोर्ट ने पहले दिन ही हामिद खान साहब की भी तंबीह की थी जब उन्होंने कुछ इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा, तो उन्होंने कहा स्टॉप फिशिंग हामिद खान साहब, ये पनामा लीक्स ही पर हम फोकस रखेंगे। तो इसको उस हम जाविये में पूछे थे। ये बताइएगा कि आपकी तरफ से अभी ये देखा हमने कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 2 तारीख को जलसा किया, तो सुनिएगा उन्होंने जलसे में क्या कहा इमरान खान साहब के हवाले से, कुछ 2018 के इलेक्शंस के हवाले से। रातों की नींदें हराम हुई हैं कि फिर ये 2018 में आ जाएंगे, फिर हम इतने बूढ़े हो जाएंगे कि हम जो है पाकिस्तान की खिदमत करने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन अब क्या दावे करते थे और निकला क्या बीच में? ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने उसने कोर्ट में बाहर निकल के कहा था कि आप हिजान पैदा कर रहे हैं, ये जो पीटीआई है हर किस्म की बात कर रही है, तो इस वक्त आपको चुप रहने की जरूरत है। मसलन ये देखिएगा ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था। ये हिजानी कैफियत जो है ये डिलिबरेटली दानिस्ता तौर पर क्रिएट की जा रही है। अदालत उज़्मा से बड़ा कोई एम्पायर नहीं है, बाकी सब 2 नंबर एम्पायर है। देखिए ना, ये यहाँ कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि अदालत उज़्मा एम्पायर है, बाकी बातें करने से हिजानी कैफियत पैदा होती है। तो ये क्या भाई देता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जो पार्टी है, कि वो इस तरह की बातें करें जाके कि अब देखें झूठ सारा निकल गया? क्या ये सारी चीजें कोर्ट ही में नहीं तय होनी चाहिए? बिल्कुल कोर्ट ही में तय होनी चाहिए, लेकिन नसीम, सबसे बढ़ के हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और इमरान खान की तरफ से कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा मोमेंट नहीं आता जब वो भरपूर तरीके से वार नहीं करते और क्या कुछ नहीं कहते। हमारे सबसे ज़्यादा चाहने वाले हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। अभी तक तो कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसमें पता चले कि दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है कि उसके इतने ज़्यादा चाहने वाले हैं। तो वो भी ये नहीं चाहते कि जी हम चुप करके बैठे रहें, हमें भी पॉलिटिकल फील्ड में आके खेलना पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये अवॉइड होना चाहिए, लेकिन एक तरफ से अवॉइड नहीं हो सकता। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ख़त्म होती हैं, हम कभी भी पहले जाके मीडिया के सामने बात नहीं करते। हम पहले देखते हैं, पूछते हैं कि इमरान खान बात कर रहा है, और इमरान खान जाके एक नैरेटिव पेश करते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दोनों पार्टीज के लीडर्स बात करते हैं। आखिरी सवाल ये कि ये बताइएगा कि अब फर्गसन की एक आपने सवाल उठाया था उनसे, मरियम नवाज साहब के डिपेंडेंट होने का, अक्टूबर 1 को 7 को उनका जवाब आया। ये कल मीडिया को दे दिया गया आपकी तरफ से कि ये जाहिर लीक आप लोगों ने किया डॉक्यूमेंट कि भाई वो डिपेंडेंट का पूरी डिस्क्रिप्शन दी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो 2011-12 में अपने गोशवारे भरे थे उसको आपने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। तो ये जो बात है, क्या ये दुरुस्त है? ये सारी चीजें कोर्ट में होनी चाहिए या मीडिया के थ्रू ये चीजें होंगी? जुबैर साहब, अगेन मेरा एक तो ये है कि फर्गुसन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शब्बर जैदी साहब, वो खुद मीडिया में कल आए थे और उन्होंने ये बात खुद नहीं आ सकते, हवाले से खुद नहीं आते। ये सर एक टेलीविजन चैनल और प्राइवेट, हाँ जी, एक तो आप और नसीम एक सेकंड पहले तो प्लीज स्टॉप के जी तमाम लोग आउटसाइड वो द एम्बिट ऑफ पीटीआई चोर हैं। एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और शब्बर जैदी मेरी बात नहीं सुनेगा। शब्बर जैदी जो है ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल, वो मेरे या किसी और के कहने से नहीं आएंगे टेलीविजन पर आके और क्लैरिफाई करेंगे, ये मैं आपको यकीन दिला दूं। तो लेट्स नॉट वो इससे पहले कि इमरान आपकी बात को पकड़े और फिर वो शब्बर जैदी की मुसीबत आ जाए, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। वो ही इज अ टॉप क्लास प्रोफेशनल, तो उनको नहीं वो परेशानी कि जी वो इमरान क्या कहेगा, नवाज शरीफ कहेगा। यकीनन नहीं भाई, उन्होंने खुद आए हैं। और दूसरी बात अगेन ये है कि अगर वो एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट फर्म की तरफ से आई है, तो मेरा ख्याल है उस पर तो खुश होना चाहिए, परेशानी की तो बात नहीं होनी चाहिए।
चलिए फिर पीएमएलएन भी और प्राइम मिनिस्टर के खानदान वालों को खुश होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, जुबैर को अहम बातें कही हैं। एक उन्होंने ये कहा है कि कल कोर्ट में पीएमएलएन जो है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का एक्चुअली खानदान, इस वक्त तो खानदान पूरी पीएमएलएन बन गई क्योंकि तमाम मिनिस्टर्स वगैरह आके डिफेंड करें कि कल प्राइम मिनिस्टर के खानदान की तरफ से TORs जमा करवा दिया जाएगा कोर्ट में। दूसरी अहम बात जो उन्होंने कही है वो उन्होंने कहा है कि जहां तक पीएम के खानदान का ताल्लुक है, जो उनकी रिटन कमिटमेंट उन्होंने दी हुई है इस वक्त कोर्ट में कि हम हर सूरत कोर्ट की जो है जुरिस्डिक्शन मानते हैं, TORs भी बना सकता है कोर्ट, और जो कोर्ट है वो कमीशन भी बना सकता है। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बहुत से सवाल उठा लिए हैं कोर्ट के हवाले से, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से। हमने इंडिपेंडेंट जस्टिस वजीउद्दीन साहब से कहा कि हमें ज्वाइन करें, वो इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जस्टिस वजीउद्दीन साहब, फॉर्मर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वजीउद्दीन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वजीउद्दीन साहब, ये कोई 3 सवालात हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं पनामा लीक्स और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से। ये आप देख रहे होंगे। नंबर 1 ये सवाल है नाज़रीन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सवाल उठा रही है कि TOR जो हैं उनको चैलेंज कर रही है कि इनको बनाया नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकता ये TORs। एतजाज एहसन साहब इज इन द लीड। साथ साथ एतजाज एहसन साहब, आप ये स्लाइड देख रहे होंगे, साथ साथ एतजाज एहसन साहब ये भी कह रहे हैं कि जो कमीशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं बना सकता। उसके बाद नाज़रीन हमने देखा कि रज़ा रब्बानी साहब ने कहा 2 रोज पहले, उन्होंने कहा कि जहां तक जजेस का ताल्लुक है उनको आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ट्राई करती है, जो आर्मी है, आर्मी एक्ट के तहत आर्मी ट्राई होती है। तो उन्होंने ये कहा कि इस मंतक से पार्लियामान ही जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से सवाल उठे तो उनको ट्राई कर सकता है या उन पर कोई आगे बात बढ़ा सकता है इंक्वायरी वगैरह इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। और फिर नाज़रीन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से हमें पता चल रहा है कि अंदर खाने ये सवाल उठाए जा रहे हैं और शायद वो बड़ी जल्दी आ जाए खुलेआम भी कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जाए कि जो बेंच है वो TORs और कमीशन नहीं बना सकता। और फाइनली जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो तो उसकी जो डिवीजन है वो तो खुल के सामने आ गई है इन्हीं सवालात पर। तो हम ये चाहेंगे कि हम जस्टिस वजीउद्दीन साहब से पूछें कि जस्टिस साहब, ये जो पनामा लीक्स पर आप देख रहे हैं जो बेंच बना है और वो TORs पे कमिटमेंट भी दोनों दे दी थी मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं, PM के खानदान ने और PTI ने। अब ये जो पार्टी सवाल उठा रही है कि हक नहीं है और कि उसका जुरिस्डिक्शन में नहीं है बेंच के TORs बनाए और कमीशन बनाए, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बात असल में ये है कि जहाँ तक के ऑपोजिशन पार्टीज का ताल्लुक है, खास तौर पर जो सेनेट में इन्होंने TORs पेश किए हैं, तो ये गवर्नमेंट सेंट्रिक हैं और ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। और इनको खदशा ये है कि अगर तो नून लीग के TORs एक्सेप्ट हो जाते हैं या दोनों साइड्स के TORs को एग्जामिन करके और उसमें से जो मुनासिब TORs हैं वो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, तो मामला जो है वो जरदारी साहब तक जा सकता है। मामला जो है वो दीगर PP के लोग, क्योंकि वो भी तो हुकूमत में रहे हैं और अरसे दराज से हुकूमत में रहे हैं, तो मामला वहाँ तक भी जा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर सियासी बातें हैं। जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, जैसे हम सब जानते हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है और आर्टिकल 184(3) जिन अल्फाज के साथ शुरू होता है वो भी मैं गुज़ार करना चाहूँगा। वो ये है, विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स अंडर आर्टिकल 199। ना बुनियादी तौर के ऊपर आर्टिकल 199 की पावर्स जो हैं
वो हाई कोर्ट्स की होती हैं। लेकिन ये जो फ्रेज आर्टिकल 184 के अंदर इस्तेमाल हुआ है, उसका मकसद और मफहूम ये है कि इस प्रोविजन के अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट 199 के अंदर भी पावर एक्सरसाइज करनी चाहे तो उसके ऊपर कोई कर्जन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में 70 साल से बदउनवानी चल रही है, करप्शन चल रही है, और अब ये पहला मौका आया है कि एपेक्स कोर्ट इन मामलात को एग्जामिन कर रही है। अब ये अनफॉर्चुनेट बात है कि जो अब्बासी साहब ने पिटीशन फाइल की है उसमें सिर्फ जहांगीर तरीन वगैरह का नाम आया है। पिटीशन अगर फाइल करनी थी तो उसमें जरदारी साहब का नाम भी आना चाहिए था, और दीगर जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे फजलुर रहमान साहब वगैरह जो माशाल्लाह बहुत ज्यादा मशहूर हैं इन मामलात में, उनके नाम भी आने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली लगता ये है कि नून लीग में और पीटी में कुछ इस सिलसिले में अंडरस्टैंडिंग है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। अच्छा जी कोर्ट को अपने मामला जो है प्रॉपर तरीके से करने होंगे। अच्छा, तो वजूद्दीन साहब आप ये फरमा रहे हैं कि सियासी जो भी सूरत हाल है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमने बहुत से लोगों से बात की, वो बार बार ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम नहीं पार्लियामान जो है सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता। वो ये भी कहते हैं कि जब पिछली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, चीफ जस्टिस साहब से कहा कि आप कमीशन बनाएं, तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि TORs को भी बेहतर करें और आप कोई कानून बनाएं जिसके तहत हम ये कमीशन बनाएं। तो क्या इस वक्त सिचुएशन कदरे मुख्तलिफ है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कानून के तहत ये अथॉरिटी है आईनी के वो कमीशन भी बनाए और TORs भी बना ले? देखें, बात ये है कि आइन में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, जैसे हाई कोर्ट की पावर्स हैं या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर्स हैं। तो उनके ऊपर कर्जन कोई भी नहीं है और उसमें सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत भी नहीं होती है। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर साहब का लेटर वापस किया था, वो इसलिए वापस किया था कि उसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया था कि आप कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें, और ऑब्वियसली मकसद ये था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 के मातहत करें, जो कमीशन तकरीबन इनइफेक्टिव होती हैं और टूटलेस होती हैं। इसलिए उसको वापस कर दिया गया था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर्स मौजूद नहीं थी। उस वक्त वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि मुल्क में और भी इदारे हैं, नैब भी है, रेवेन्यू का इदारा भी है, FBI, जी हाँ जी। तो नतीजे के तौर के ऊपर उस वक्त वो इस मामले के अंदर पढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन सारे ही इदारे फेल हो गए हैं और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। मैं यहाँ एक बात का इजाफा करना चाहूँगा। देखें, बात ये है कि अच्छा, आपने सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात की। देखें, जहाँ पर के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर कोई भी इदारा सुप्रीम नहीं होता। ना पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती है, और ना ही एग्जीक्यूटिव सुप्रीम होती है। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। अब यहाँ मैं एक बात ये आपके खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा कि हर जो पार्लियामेंट का मेंबर है, वो सेनेट का मेंबर हो या वो नेशनल असेंबली का मेंबर हो, इवन प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान जो हैं उनको गोशवारे दाखिल करने पड़ते हैं, रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं अपने एसेट्स के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको ट्रैश में डाल देता है और उसको देखता तक नहीं है कि वहाँ सूरत हाल क्या है। जरा सा मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। जबकि सूरत हाल ये है कि व्हाइट कॉलर क्राइम को असेस करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आपके मीन्स ऑफ इनकम क्या है और आपके असासे क्या हैं और आपके असासे क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 62 और 63 में ये कहता है कि आपको सादिक और अमीन भी होना चाहिए। तो ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है कि वो हर गोशवारे को देखे और सूरत हाल को असेस करे
लेकिन वो पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को ये सारी कार्रवाई खुद करनी चाहिए। जी वजूद्दीन साहब, आखिरी सवाल ये बताइए कि पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से भी ये सवाल पब्लिकली उठा है और ये हम सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार भी शायद उठाए, तो ये जो दोनों बॉडीज हैं ये क्या क्वेश्चन कर सकती हैं? कैन दे कम टू कोर्ट? और जो कोर्ट का जो है इस वक्त अथॉरिटी इस हवाले से कमीशन और टीओआरस की, कैन दे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लॉ? लेकिन जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट बार के नए प्रेसिडेंट का ताल्लुक है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये कहा है कि वो सिर्फ कमीशन की हद तक अपने आप को महदूद रखें जो ये पनामा लीक्स के बारे में है। लेकिन जहां तक कि पाकिस्तान बार काउंसिल का ताल्लुक है, वहां तो एक ऐसी चीज हुई है जो हिस्टोरिकली पहले कभी हुई नहीं। नॉर्मली अटॉर्नी जनरल के खिलाफ वो बातें करते रहते हैं, लेकिन अपने वाइस चेयरमैन के खिलाफ उन्होंने कभी बात नहीं की। और ये पहला मौका है, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान बार काउंसिल की तारीख में कि 13 मेंबरान अटॉर्नी जनरल के मातहत बैठे और उन्होंने कई बातें कही और उसमें जजेस के खिलाफ जो रेफरेंसेस पेंडिंग में हैं उनकी बात भी की। और जो वाइस चेयरमैन के साथ में जो 10 मेंबरान थे उन्होंने बायकॉट किया प्रोसीडिंग्स का। अब आप ये देखिए कि अटॉर्नी जनरल को अगर आप अलग कर दें तो 12 लोग वहां रह जाते हैं और 10 लोग यहाँ रह जाते हैं, और उनमें से एक अगर इधर आ जाए तो 11-11 की तादाद बराबर हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जिस तरीके से अपने कार्ड खेल रही है उसी अंदाज से पाकिस्तान बार काउंसिल के सिलसिले में उन्होंने किया है। और मुझे पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या हो, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो प्रोविंशियल बार काउंसिल हैं उनकी पावर्स के ऊपर भी कब्ज़न लगा दी है कि वो अपने तौर के ऊपर कोई स्ट्राइक कॉल नहीं कर सकते, अपनी सबाबदीद के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो मैं समझता हूँ मामलात पाकिस्तान बार काउंसिल की हद तक अजीब व गरीब रुख इख्तियार कर रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड रुख इख्तियार करें। वजूद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने वजूद्दीन साहब की बात सुनी, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा और ये याद रहे कि वजूद्दीन साहब की पीटीआई से काफ़ी फॉलिंग आउट हुई। पीटीआई इन्होंने, आपको मालूम है, अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ इश्यूज पे, इलेक्शन के इशू से, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है उन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत टीओआरस भी बनाने की और कमीशन बनाने की। और कमीशन के हवाले से ये बताते चले कि जब धांधली कमीशन बनी थी उस वक्त एतजाज एहसन साहब ने आके कमीशन के कोर्ट के सामने ये प्ली ली थी कि जो कोर्ट है वो कमीशन नहीं बना सकता, लेकिन उस वक्त एतजाज एहसन साहब की जो प्ली थी उसको कोर्ट ने अपहोल्ड नहीं किया था। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। अहम बातें भी आपने सुनी वजूद्दीन साहब से, जुबैर साहब से आपने पीएम के खानदान की हिकमत अमली सुनी। स्टे विद अस, अभी हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करते हैं पीटीआई से। हमारे साथ पीटीआई के मरकजी लीडर नईमुल हक साहब हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। अभी आपको जैसे मालूम है कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप के तहत मीटिंग हुई है, स्ट्रैटेजी की मीटिंग, जिसमें के लॉयर्स ने भी ब्रीफ किया है और भी बहुत सी बातें हुई हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम नईमुल हक साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। अच्छा नईमुल हक साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो अब कल तीसरी हेयरिंग है, तीसरा दिन है, और लग यूं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत से सवालात पीपल्स पार्टी उठा रही है, बेंच की जो उसकी अथॉरिटी है कमीशन बनाने की, ये सब चीजें, तो क्या हिकमत अमली है? हाउ इज द पीटीआई गोइंग टू डील विद इट, आपकी लॉयर्स कमेटी? देखिए, मेरा ख्याल है कि कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमीशन का ऐलान कर देगा। वो उस दिन भी करना चाह रहे थे, मगर मुझे यकीन है कि कल हो जाएगा ताकि कमीशन फिर फौरी तौर पे अपना काम करना शुरू कर सके। हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने ये भी कहा है कि वो चाहेंगे कि जल्द अज जल्द इस मामले की तह को पहुंचकर इसको खत्म किया जाए, और पूरी कौम इस बात की मुंतज़िर है कि पनामा लीक्स के हवाले से उठने वाले जो सवालात हैं उनके जवाब जो हैं वो अवाम के और पूरी कौम के सामने आने चाहिए।
तो इसलिए हम समझते हैं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उसमें एक और बात जो सामने आएगी वो ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के वकील को कहा था कि आप उनके साथ बच्चों के जो बयानात हैं जिसमें उनकी साहबजादी और उनके दोनों साहबजादे मौजूद हैं उनके बयानात उनके स्टेटमेंट जो है वो दाखिल किए जाएं। इनके वकील ने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने वो मोहलत नहीं दी। इसलिए कल ये बात भी बहुत दिलचस्प होगी। हमें पता चलेगा कि उनके जो बच्चे हैं वो लंदन के फ्लैट्स और पनामा के हवाले से उठने वाले सवालों के बारे में क्या बयान देते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि वही बुनियाद होगी मेरा ख्याल है आगे बढ़ने। जी, जुबैर साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने तो दोनों बातें बड़ी क्लियरली कही। उन्होंने कहा TORs भी देंगे और बच्चों की स्टेटमेंट भी देंगे, लेकिन आप यकीनन आपके लॉयर्स ने ब्रीफ किया होगा कि कोर्ट के बाहर भी कुछ चीजें हो रही हैं। मसलन पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो बट गया इस इशू पे, वो कोर्ट की जो है अथॉरिटी उसको चैलेंज करने की बात हो रही है। और जस्टिस वजीउद्दीन साहब कह रहे थे ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है जो बार काउंसिल इस वक्त कर रहा है इस केस के हवाले से और बेंच के हवाले से, तो उस पर क्या मौक़िफ़ है PTI का? देखिए, बार काउंसिल के जो सरबराह हैं वो तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल यहाँ पे नवाज शरीफ की वकालत कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको बार काउंसिल का जो भी करना चाह रही है वो मैं समझता हूँ गैर कानूनी है और ये गैर अखलाकी भी है। उनको उकसाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से इस किस्म के इक़दाम करने के। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इस मामले को उलझाया जाए, इस मामले को पेचीदा बनाया जाए ताकि जो हकीकत है वो अवाम के सामने ना आ सके। मगर बात ये है, हकीकत तो आ गई है। नवाज शरीफ पकड़े गए हैं, उनका झूठ पकड़ा गया है। वो कहते हैं कि जी 2005 में मैंने ये फ्लैट खरीदे, जबकि सारे सबूत मौजूद है कि सन 93, 94, 95 में फ्लैट। अच्छा, नईमुल हक साहब अभी आपने एक बात फरमाई, आपने कहा कि जी जो हुकूमत है वो उकसा रही है पाकिस्तान बार काउंसिल को, ये आपकी राय है? कोई आपके पास एविडेंस तो नहीं है? नहीं, मुकम्मल राय नहीं है। मुझे यकीन है, मेरा पूरा इस पे ईमान है कि इसमें देखें, इसकी जो बार काउंसिल की जो सदारत जो की मीटिंग थी वो इन्होंने की सलमान भट्ट ने, जो अटॉर्नी जनरल है, ठीक है जी। फिर इन्होंने जो वाइस चेयरमैन फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है, तो मतलब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है अशतर औसाफ वगैरह, तो माफ कीजिएगा, अशतर औसाफ जो है वो है ना टेक्निकली पाकिस्तान बार काउंसिल के। तो मैं ये कह रहा हूँ तो ये बार काउंसिल का इसमें इंटरेस्ट क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? वो उनके जो बार काउंसिल के अरकान हैं, उनके सब अरकान की तफसीलात हमारे पास हैं, उनकी सियासी वाबस्तगियां हैं, वो एक सियासी पोजीशन ले रहे हैं। वो उनकी पोजीशन ना अखलाकी है ना कानूनी है, और हालांकि वो सहारा कानून के ले रहे हैं, मगर कानून का सहारा लेने के लिए भी अखलाकियात को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं इस बात पे इस्तेमाल करूंगा कि मतलब मेरी ये जाती राय है, पार्टी की नहीं है, मगर मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक गैर अखलाकी फैसला किया है इस मामले में। उनको किसने कहा है राय देने के लिए? अच्छा, ये ऐसे लोगों के है जो हुकूमत के साथी हैं, इसलिए उन्होंने हुकूमत ने सोचा कि इनको भी इस्तेमाल किया जाए। नईमुल हक साहब, दो अहम सवाल है। एक तो आपने अटॉर्नी जनरल की बात की, आपको मालूम है कोर्ट ने बार बार कहा और ये लॉ है कि ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इज अ लॉ ऑफिसर, उनको तो कोर्ट बुलाता है अपनी मदद करने के लिए। जो आपने भी कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसको हुकूमत इस्तेमाल करिए। आपको मालूम है, आपने पहले भी उसके डॉन के हवाले से बात की, मरियम नवाज साहिबा ने आपके खिलाफ चार्जेस भेज दिए लाइबल के, पता नहीं कितने अरब रुपए, पता नहीं आप पैसे कहां से वो देंगे, अदा करेंगे। आप फिर बात कर रहे हैं कि आपको यकीन है, फिर हम पूछ यही रहे एविडेंस आपके पास है, ये ना हो कि फिर आपको अरबों रुपए का जुर्माना हो। मुझे खुशी होगी कि अगर मेरे साथ देखिए, मैं हक की ऐसा बात करता हूँ, हमारी पार्टी हक की बात करती है, कानून की बात करती है। और जो आप यानी ये मुझे बताएं सतीन कि वजीर आजम की बात से किसी को भी यकीन नहीं, डॉन लीग के हवाले से कमीशन बन रहा है क्योंकि वजीर आजम की बात पर यकीन नहीं करता। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट क्यों किया है? अच्छा, आपने ऑब्जेक्ट क्यों किया है?
आपने डॉन की जो इंक्वायरी कमेटी बन रही है डॉन लीक्स पे, उस पे आपने रिटायर्ड जज को क्यों आपने कहा है, उस पर क्यों आपने कहा है कि हम नहीं मानते? नहीं, हमने रिटायर्ड जज को ऑब्जेक्ट हमने कहा है कि वजीर आजम को कोई हक नहीं होना चाहिए अपने खिलाफ। ये इंक्वायरी जो है, ये जो डॉन लीक्स की इंक्वायरी है, ये इसमें वजीर आजम और उनका सारा अमला या उनकी जो दफ्तर है, उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो मुलविस है। ये इंक्वायरी उनके खिलाफ होगी। उनके वजीर जो इत्तलात है उनको इसी वजह से हटाया गया। तो जब उनके खिलाफ होगी इंक्वायरी तो इनको क्या हक पहुंचता है कि ये उस कमीशन का सरबराह खुद नॉमिनेट करें? इनको तो कोई हक नहीं बनता। और तो कौन नॉमिनेट करेगा? कौन नॉमिनेट करेगा? ये बताएं, मॉडल टाउन में इन्होंने एक रिटायर्ड जज को नॉमिनेट कर किया। सर नॉमिनेट कौन करे? न्यूज लीक पे कौन नॉमिनेट करे बताए ना? चीफ जस्टिस को करना चाहिए, चीफ जस्टिस को, और कमीशन की रिपोर्ट भी चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए। ये नाकाबिल एतबार है। इन्होंने मॉडल टाउन की रिपोर्ट छुपाई हुई अभी तक। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस को करना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि जहां तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को हटाने का है, वो बार बार तमाम हुकूमत के लोग कह रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को चार्ज नहीं किया गया। उनका बस यही चार्ज है कि उन्होंने स्टोरी रुकवाई क्यों नहीं। तो जस्ट ऑन अ मैटर ऑफ क्लैरिफिकेशन जो हुकूमत बार बार कह रही है। नईम उल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेने के बाद बात करेंगे गडानी में क्या हुआ। और ये हमारी तो ये पोजीशन है कि ये तो बहरहाल होना ही था, बड़ी ट्रेजेडी है लेकिन होनी थी। ये बताते हैं आपको ब्रेक के बाद कि क्यों ये होनी थी। वेलकम बैक नाज़रीन। गडानी में आपको मालूम है इतना बड़ा सानिया पेश आया। एक वो शिप ब्रेकिंग यार्ड है, वहाँ एक आके शिप रुकी जिसको एनओसी नहीं मिला हुआ था, लेकिन शिप ब्रेकिंग शुरू हुई उसकी। और फिर वहाँ जब आग भड़की, और ये बताना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि क्योंकि इस्लामाबाद में ये पूरा पनामा लीक्स के हवाले से जलसे वगैरह ये तमाम स्ट्राइक्स हो रही थी, तो मीडिया 4 दिन बाद उधर पहुंचा। शायद एक ही ट्वीट हमने गडानी पे देखी, वो थी तलत हुसैन की, जिसपे उन्होंने कहा इस सब शोर में भी जो गडानी में जुल्म हुआ है और ज्यादती और जुल्म ज्यादती हम आपको भी बताते हैं क्यों कह रहे हैं। था तो ये एक एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट के तहत ये बताया गया हमें कि वहाँ की जो यूनियन है वो कह रही है कि हमने सैकड़ों लाशें उठाई हैं। जो वहाँ की हुकूमत है वो कह रही है 27 लोग झुलस के मर गए, और कह रहे हैं कि काफी 100 के हिसाब से जख्मी हैं। लेकिन नाजरीन, ये तो था एक्सीडेंट, और जब इस तरह का सानिया पेश आता है तो फिर बहुत वावेला होती है, बहुत इस पर रोना धोना होता है, और कहीं कहीं तो फिर पैसे उठा के दे दिए जाते हैं जो लोग मारे जाते हैं। लेकिन क्यों हम कह रहे हैं कि गडानी में जो हुआ, जिस तरह का सानिया पेश आया, जो एक्सीडेंट हुआ, वो तो होना ही था। सबसे पहले नाज़रीन, ये 6 पॉइंट्स आपके सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले तो वहाँ जो जहाज तोड़ने के लिए एनओसी नहीं लिया गया था, उसके बाद वहाँ जो हालात है नाज़रीन गडानी में, उधर हादसा से निपटने के लिए कोई रेस्क्यू का निजाम नहीं है। और नाज़रीन, ये जो अहम बात है वो ये है कि गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में 15,000 मजदूर काम कर रहे हैं जाके, और एक्सीडेंट वहां बहुत हो सकते हैं, लेकिन मजहाल है वहां कोई तरीकाकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है रेस्क्यू का। वहां जो एक फायर ब्रिगेड है नाज़रीन, फायर ब्रिगेड का इंतजाम ये है कि एक फायर ब्रिगेड वहां मौजूद है और उसको भरने में 40 मिनट लगते हैं। उसके बाद 1.5 लाख की जो गडानी की आबादी है नाज़रीन, उसमें पूरी आबादी में रिपोर्ट्स ये हैं कि सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं और वहाँ सिविल अस्पताल भी मौजूद नहीं है। हादसात के बाद नाज़रीन वहाँ अमूमन FIR नहीं होती, और फिर जहाँ गडानी जो है आपको मालूम है कि वो समुंदर की उधर करीब है, लेकिन वहाँ पीने तक का पानी नहीं, रेस्क्यू सिस्टम भी नहीं है। तो हम ये कहते चले कि जिस तरह के पुलिस ट्रेनिंग में वहाँ सरियाब रोड पे इतना बड़ा एक ट्रेजेडी हुई, वहां भी वो तो होने के इंतजार में थी, मट्टी की दीवार थी हाई सिक्योरिटी एरिया में। तो हमें मीडिया वालों को
इन चीजों पर फोकस करना होगा कि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं क्यों इनका होना लाजमी होता है, क्योंकि उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो चीजें नहीं करती जो उनको स्टेप्स लेने की जरूरत होती है।